देश में ऑर्गेनिक खेती के बारे में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर विशेष प्रयास किया था और उस समय मैं मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का और प्रदेश में पहला राज्य था जिसने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम किया था। उस समय जस्टिस लोढ़ा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार में, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई थी। और उन्होंने इस पर जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना काम किया था। अब उस समय एपिडा का गठन किया गया था। एपिडा का है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसी समय उन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स NPOP कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे कि किसानों का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनका समूह बनाकर और उनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 साल तक 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसे कि लागू किया गया। अब उसके तहत विशेष तौर पर मालवा क्षेत्र हमारा और निमाड़ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बना, और निमाड़ क्षेत्र में जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कपास पैदा होता है। अब उसके बारे में जो आपके सामने, प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। 2001 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जैविक उत्पादों के निर्यात को प्रमाणित और विनियमन करने के लिए एपिडा द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम जिसका मैंने उल्लेख किया, और इस ढांचे के अंतर्गत NPOP उन प्रमाण, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पूरे विश्व में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट का जो की लोकप्रियता बढ़ी, उसमें सामान्य तौर पर इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 2 से 3 गुना इसकी कीमत हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इसमें ICS जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, यानी कि उनको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन एजेंसीज बनाई और 25 से 500 लोगों का, किसानों का समूह बनाया, और ये पूरे देश में इसको लागू किया गया। और इसके अंतर्गत अभी ऐसे 6046 समूह हैं जिन्हें ICS कहते हैं, और करीब सर्टिफिकेशन बॉडीज 35 हैं। ये प्रक्रिया ट्रेसनेट नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है, जो जैविक उत्पादन का ट्रैक रखने और सत्यापन करने में मदद करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS के सत्यापन के बाद एक ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो उस ICS को जैविक घोषित करता है। तो जो ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट है वही उसको मान्यता देता है। अब
इसमें समस्या क्या है? अधिकांश आईसीएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकांश किसान न तो जैविक कपास उगा रहे हैं और न ही उन्हें इस प्रणाली में शामिल होने की जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि आईसीएस समूह ने लेन देन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसानों के नाम से गलत तरीके से शामिल किए हुए हैं। यानी कि जो व्यापारी है स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने असत्य प्रमाणीकरण का एक धंधा शुरू किया और बड़े पैमाने पर ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वे बेच देते थे, जिसकी क्योंकि भारत आज पूरे विश्व में उन राज्यों देशों में से है जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे ज़्यादा की बात है और उनकी प्रोडक्शन भी है। सेकंड स्लाइड प्लीज। अब घोटाले का पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस घोटाले का आकार 2.1 लाख करोड़ का है। 2.1 लाख करोड़ का घोटाला अनुमानित है, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो फिगर्स लिए बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स लिए हैं, क्योंकि सब मिला के 24 लाख किसान हैं जो इसके अंदर 6000 आईसीएस के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो हमने केवल 12 लाख लोगों के हिसाब से ही ये अनुमानित जो घोटाला है उसको बताया है। अब इसके अंदर यह है कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान दिया जाता है 3 साल तक, फर्स्ट 3 इयर्स में। अब ये राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो सही लोगों को ये 50,000 प्रति हेक्टेयर का जो इंसेंटिव है उन्हें दिया जाए। लेकिन हालत ये है, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये इसमें स्टडी है ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का है, जहाँ के आज कृषि मंत्री हैं। उस समय वे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके कार्यकाल में जितने लोग वहाँ आए जिन्होंने कि व्यापारियों ने जो फर्जी समूह बनाए, किसानों को मालूम भी नहीं है कि वे उसके सदस्य बन गए हैं। उन्होंने कभी ऑर्गेनिक खेती करी नहीं है और 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का वितरण हो गया। अब ये पहला कदम है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी जानकारी मेरे पास जो आई, ये शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री बने उसके बाद मेरे पास ये जानकारियां आई। तो स्वाभाविक है कि जितना ये भ्रष्टाचार, पहला कदम जो किसानों का हक 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर था उनको नहीं मिला। मैंने स्वयं ने इस बारे में पता लगाया है, किसी को भी 50,000 प्रति हेक्टेयर का ऑर्गेनिक कपास बोने के लिए जो केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा था, जो लगातार पहले 3 साल उसको मिलना था, उसका पेमेंट किसी किसान को नहीं हुआ। ये मेरे पास जो बैठे हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं खरगोन के, और इसमें मिस्टर सेंगर एक पत्रकार हैं जो पहले यहाँ पे शायद एनडीटीवी में थे, वो आजकल उन्होंने खुद आज तक में थे सॉरी, उन्होंने वहाँ स्थानीय लपेटा एक चैनल चलाया हुआ है। उन्होंने काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उनके साथ बातचीत हुई और ये सारी चीज़ें पढ़ते खुलती चली गई। अब इसमें हमने एक अमूमन तौर पर एवरेज जो लैंड होल्डिंग उस इलाके की है वो 2.5 एकड़ का मैंने माना है, ठीक है। और ये पिछले
10 साल से चला हुआ है, ठीक है। तो 10 साल के अंदर लगभग 12 लाख किसानों द्वारा जो कपास की ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की, उसका यदि हम अंदाज लगाएं तो 7 कुंटल प्रति एकड़ एक एवरेज आता है उत्पादन का, और उसकी कीमत लगभग 4,000 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होती है इनऑर्गेनिक कपास की, ठीक है। तो इसमें सालाना कमाई अगर आप समझें 2.5 एकड़ की तो करीब 87,500 रुपये, 87,500 का करीब आता है। अब 6,000 से ज़्यादा आईसीएस समूह के 24 लाख किसानों में से लगभग 12 लाख किसान प्रभावित ठगे गए। अब जो 2 व्यावसायिक संगठनों पर छापे गिरे उसमें 750 करोड़ की जीएसटी की चोरी भी पकड़ी गई। ये मध्य प्रदेश के जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी इस बात को छापा डालकर ये फिगर उन्होंने हमके दिए हैं। जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये सब ऑथेंटिक फिगर्स हैं, केवल अनुमान जो है, केवल नंबर ऑफ फार्मर्स और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है उसका मैंने केवल 12 आधा ही लिया है इसमें, वो भी क्लियर करूंगा। वो मैं बताऊंगा। अब इसका ये है, इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, फॉलआउट। तो इसमें ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड जियो गोट्स, इसने 11 कंपनियों को जो मेजर सर्टिफिकेट्स एक्रेडिटेशन था वो 2020 में कैंसिल कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भारतीय प्रमाणीकर्ताओं की मान्यता समाप्त कर दी 2021 में। यूरोपियन यूनियन ने 5 भारतीय प्रमाणकर्ताओं की मान्यता रद्द कर दी 2021 में। न्यूयॉर्क टाइम ने खबर छपी कि भारत के 80% तक जैविक कपास निर्यात पर गलत लेबल लगा है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत के क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इसमें समाप्त होती है। अब सरकार की प्रतिक्रिया नेक्स्ट था। मैंने जब भी मेरे पास ये सारी बातें आई तो 27 अगस्त 2024 को मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और भी उसके पत्र की कॉपी आपको मिल जाएगी। उसमें सारी बातों का मैंने उल्लेख किया और उनसे अनुरोध किया कि आपकी जो योजना यो है PKVY, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये आप दे रहे हैं। PKVY क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उसके बारे में ये सारे डिटेल मैंने दिए हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा उसका जवाब पीयूष गोयल जी ने मुझे दिया 28, मैंने लिखा था उनको 27 अगस्त 2024 को। उसका जवाब मुझे मिला 28 नवंबर 2024 को। उन्होंने इसको स्वीकार किया। मैं पढ़ के सुना रहा हूं उनको, आई कोट, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जैविक कपास के प्रमाणीकरण में अनियमितताओं पर जुलाई एवं अगस्त 2000 में जांच की गई। 2024 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP विनियमन के प्रमाणीकरण में गंभीर उल्लंघन के आधार पर एक प्रमाणन निकाय को 1 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया और कुछ अन्य प्रमाणन निगम को कार्रवाई जारी है। उत्पादक समूह यानी NPOP के अंतर्गत पंजीकृत रखो रद्द कर दिया गया, जो ICS जिसे कहते हैं। इसके अलावा इस विभाग ने ये पीयूष गोयल जी स्वीकार कर रहे हैं, इस मुद्दे को इंदौर के पुलिस आयुक्त और धार मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक के समक्ष उनको दिया गया है कि मामले का संज्ञान लेकर कानूनन कार्रवाई करिए और FIR दर्ज करिए।
और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस मामले पर उचित कार्रवाई जारी रखेगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो विषय है, ये कृषि मंत्रालय के साथ साथ जो एक्सपोर्ट होता है वो कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मंत्रालय है वो पीयूष गोयल जी के पास है, उसको ये उसके अंतर्गत आता है। फिर राज्यसभा में मैंने एक क्वेश्चन इसी पर पूछा 20/12/2024 में, क्वेश्चन नंबर 2912। उसमें भी उन्होंने इस बात को माना कि हाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हमने उस पर कार्रवाई की है। अब 2017 में उन्होंने कुछ मापदंड तय करे थे कि इसमें किसी प्रकार से इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए 2017 में, लेकिन पालन नहीं हुआ। वो खुद स्वीकार करें पालन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हजारों लाखों करोड़ का व्यवसाय इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक कपास को बताकर इनऑर्गेनिक कपास को बेचा जा रहा है। इनऑर्गेनिक जो यहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी 3 गुना कीमत बढ़ जाती है। यानी कि 5,000 रुपए कुंटल का कपास जो कि भारत में मंडी में बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में 15,000 रुपया प्रति कुंटल हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि केवल एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट पाने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास गए, एक बैग उनको पकड़ाया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया और ट्रांसफर सर्टिफिकेट से उन्होंने उसको उस प्रमाणीकरण के आधार पर इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप से उन्होंने उस पर कमाई कर ली। इसके बाद उन्होंने मुझे जो सर्टिफिकेट बॉडीज़ हैं, सीबीज़ हैं, उनके बारे में पूरी लिस्ट बना के दी। मैंने उसके बाद जो मुझे पत्र उनका मिला 24 नवंबर का, उसका मैंने 24 जनवरी 25 को उनको उसका पत्र लिखा, जिसमें मैंने उनसे यही कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको स्वीकार किया है, लेकिन इस पर मुझे इस बात की आपत्ति है कि आपने जो मापदंड तय किए उसका पालन नहीं हो रहा है। अब मैंने इसमें बताया है कि मैं खरगोन जिले के दौरे पर गया था। लोगों ने जैविक कपास के मामले में किसानों के साथ अभी भी लगातार धोखाधड़ी होने की अवगत कराया। यानी कि 2017 के मापदंड वहां लागू आज भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया। मैं खुद मिला उन किसानों से। उन किसानों को मालूम ही नहीं है कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का के नाम से उनके 50,000 रुपये प्रति हेक्टर कहाँ गया, किसके पास गया, और उसके बाद उन्होंने कभी जीवन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कपास उगाया ही नहीं। आज भी आप जाके इसका पता लगा सकते हैं, मैंने खुद पता लगाया है। अब इसका जो मैंने पत्र लिखा उसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगा 24/1 को। उसका जवाब मुझे मिला 8 मार्च 2025 में। वही बात उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट APEDA, a statutory body under the Department of Commerce, has implemented several measures to enhance the oversight mechanism of the growers group certified under the NPOP. Accordingly, based on risk assessment, unannounced audits have been carried out for approximately 27 cotton grower groups in Madhya Pradesh to ensure compliance with the NPOP standards. Further, in response to a letter from APEDA to the Commissioner of Police, यो फिर से जो दोहरा दिया उन्होंने, लेकिन जिनको उन्होंने सर्टिफिकेशन एजेंसीज को सस्पेंड किया, उनको 1 महीने बाद वापस उनको फिर से सर्टिफिकेशन एजेंसी और जो ICS जो समूह था किसानों का, उसको फिर से उन्होंने मान्यता दे दी। यानी कि बिना जांच के, पहली बात तो यह है कि केवल एक
समूह पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। उसको सर्टिफिकेट कहां से मिला था? सिक्किम से। सिक्किम की सर्टिफिकेट एजेंसी ने खरगोन के कॉटन ग्रोइंग को उसको सर्टिफिकेट दे दिया था कि साहब ये ऑर्गेनिक कॉटन है। अब इन सब बातों के आधार पर मैंने उनके पास जो जिनकी जानकारी मेरे पास थी, लगभग 51 ऐसी कंपनियां थीं जो फर्जी काम कर रही थी और जिन्होंने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया है। अब वो इतने बड़े लोग हो गए हैं कि उसमें इसी बीच में वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री जी का भी इसमें रुचि आ गई, नरोत्तम मिश्रा जी की, और उन्होंने उन सारे अधिकारी, उनके जो व्यवसायी थे, उन लोगों के साथ उन्होंने, अब बाकी तो मैं इस मामले में यहाँ पर नहीं, मैं मध्य प्रदेश में जाके जानकारी दूंगा विस्तार से। आज तो मैं केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मसला जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसमें एक और मेरे पास लेटर आया था जिसका भी बड़े विस्तार से बातें हुई थी, जिसमें कि आज इन लोगों ने, व्यवसायियों ने, कई लोग तो इन्होंने अपनी कंपनियां जो हैं विदेशों में स्थापित कर ली हैं, कईयों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। उसके बारे में हम जान पहचान लगा रहे हैं कौन कौन विदेशों में, नाइजीरिया वगैरह में कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी उनके ले ली है मान्यता, उनकी सदस्यता, उनकी नागरिकता ले ली है। तो इस तरह से ये अगर आप देखेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोगों की मांग है कि उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है। वैसे तो मेरा तो अंदाज है कि 2 लाख से 3 लाख करोड़ का ये स्कैम है। और क्या कारण है कि पीयूष गोयल साहब के पास प्रमाण होने के बावजूद भी आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने जो मेजर्स उठाए हैं कि इसमें ऐसी बात नहीं होना चाहिए, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जहां हजारों लाखों करोड़ का प्रतिवर्ष कमाई होती रहे, उस पर कौन करेगा? मेरा दूसरी मांग है कि 2017 से जो इन्होंने इसको और मतलब अच्छे ढंग से कंट्रोल करने का, जो पारदर्शी बनाने का नियम बनाए थे, वो ट्रेसनेट पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? वह 192 निलंबित समाप्त धोखाधड़ी वाले आईसीएस ग्रुप, यानी कि किसानों के ग्रुप के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? निलंबन हो गया, 1 महीने बाद उनको वापस रिस्टोर कर दिया कि ठीक है बेटा, वो हमारे पास शिकायत आई थी, तुम फिर वही चालू कर दो। मेरी मांग और नेक्स्ट मांग, हमारी चौथी मांग है कि 6046 आईसीएस ग्रुप में प्रत्येक की जांच की जाना चाहिए। घोटाले और धोखाधड़ी पकड़े गए किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण सभी पर अभी दर्ज होना चाहिए। प्रमाणन निकायों द्वारा पारदर्शी निरीक्षण होना चाहिए और शोषित किसानों को जो उनको 50,000 रुपये मिलने चाहिए थे, उसको वापस किसानों को दो। ये पैसे कहाँ गए? ये हमारी इसमें मांग है। बात यह है कि
इस पूरे प्रकरण में मेरा यह आरोप है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ही कहें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपके ही जो माननीय पीयूष गोयल जी तथा शिवराज सिंह चौहान जी के कौन इसमें कितना शामिल है मैं नहीं कह सकता, किसका इसमें कितना हिस्सा मैं नहीं कह सकता, लेकिन साफ बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपके सरकार के ही मंत्रियों के कारण इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की छवि बिगड़ रही है और यह ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो प्रोत्साहन देना चाहते हो उसका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये मूल रूप से ये मुझे कहना था। इसके अलावा पूरा तुम कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि पूरा विषय मोटा मोटा आप लोगों के सामने आया है, मैं एज ए विसल ब्लोअर इस विषय पे पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा कि ये जो 6000 ICS है, इसमें से 98% ICS जो हैं, किसानों के जो समूह हैं, उन किसानों को जानकारी नहीं है कि वो ऐसे किसी प्रणाली से जुड़े हुए हैं। मतलब किसानों के साथ पूरे तरीके से धोखा हो रहा है। क्या किया जा रहा है, सीधे सीधे मतदाता सूची या लैंड रिकॉर्ड उठाया जा रहा है, उसमें से नाम लिखा जा रहा है और उसके आधार पर एक सूची बना के एपीडा में रजिस्ट्रेशन करवा के, एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, उस रजिस्ट्रेशन के बाद में सीबी के माध्यम से, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो 38 है ऑल इंडिया में, कुछ गवर्नमेंट एफिलेटेड है, गवर्नमेंट की स्वयं की है और कुछ गवर्नमेंट एफिलेटेड है, उनके माध्यम से, सर्टिफिकेशन बॉडी के माध्यम से उन समूहों को पल्लवित पोषित किया जा रहा है और चौथे साल से उनके आधार पर कमाई की जा रही है। इसमें जो मूल चीज़ है कि आप बिल्कुल जांच कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कई जिलों में किसान खुद आ रहे हैं और वो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, पुलिस के सामने, प्रशासन के समक्ष। लेकिन एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये मामला कृषि से जुड़ा है और इसे हैंडल वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है। आप सभी का ध्यान चाहूँगा इस विषय पे। मामला है कृषि विभाग का, जिसे हैंडल कौन कर रहा है? वाणिज्य मंत्रालय। अब कृषि का मामला वाणिज्य मंत्रालय अगर हैंडल करेगा तो हम लोग उसको इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये विदेश में ऑर्गेनिक की बहुत डिमांड है। उसी को बहुत सारी बातें दाता ने बताई, आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बताई है। मैं आपको मोटी मोटी जो बातें हैं जो बताना चाहूँगा, तथ्य वाइज, जिन पर फैक्ट और सारी चीज़ों की विद रिकॉर्ड है ना। आप चाहें तो इस पर फोकस करें। सबसे पहले जो स्टेब्लिश अपराध हुए हैं, इसमें जिस तरीके से चीज़ें आई है सामने, वो सब सारे फैक्ट आपके सामने हैं। 6046 ICS, 38 CB, जिसमें से 98% किसानों को जानकारी नहीं है कि वो इस प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये सब कुछ ऑनलाइन है, कोई डॉक्यूमेंट नष्ट नहीं हो सकता। सारे प्रयास हो गए इस चीज़ के लिए, लेकिन जो एपीडा की जो साइट है ट्रेसनेट, उस ट्रेसनेट पे सारा हर व्यापारी की खरीदी बिक्री किसान के पंजीयन से लगाकर तो उसकी खरीदी बिक्री और हर चीज़ तक सब ऑनलाइन है, लेकिन किसानों को नहीं मालूम है। इसमें इन्होंने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं। पर एकड़ जो है इनका 7 क्विंटल उपज इन्होंने तय कर लिए। उसी हिसाब से जैसे 500 किसानों का समूह है तो 500 किसानों की लैंड, कई किसान जो 2-2 एकड़ के मालिक हैं या 3-3 एकड़ के मालिक हैं, उनके नाम पे 10-10, 20-20, 25-25 एकड़ है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य है और ये इस्टेब्लिश हुए हैं कानूनी जांच में, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, पूरा महकमा हरकत में आया, पीयूष गोयल जी ने एक चिट्ठी लिखी, जो जवाब इन्होंने आपको पढ़ के सुनाया था। इन्होंने इंदौर कमिश्नर को लिखा, पुलिस कमिश्नर को, और धार जिले के SP को लिखा। धार जिले में जो गांव है भिलकुंडा, जिसकी इन्होंने शिकायत करी थी, उस भिलकुंडा के किसानों ने आज तक कभी कपास नहीं उगाया। ये प्रमाण है ऑन रिकॉर्ड, उनके सबके वीडियोज़ हैं, उनकी बाइट्स है, सारी चीज़ें हैं। उन्होंने आज तक कपास नहीं उगाया, लेकिन उसके आधार पे बरसों से व्यापार हो रहा था। उसके खिलाफ पुलिस ने FIR करी, गैर जमानती धाराओं में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारा प्रश्न ये है कि उसी के साथ आपने 250 लोगों की
जांच करी, 250 लोग आपको गड़बड़ लगे, 250 लोगों को आपने सस्पेंड करा, टर्मिनेट करा। ये जो कागज़ हैं ये हैं कि आपने जनवरी से टर्मिनेट करना चालू करा और आपने 24 मार्च तक लोगों को टर्मिनेट या सस्पेंड करा, और उसके बाद में अप्रैल में आपने सारे लोगों को रिवोक कर दिया, उन सारे लोगों को वापस बहाल कर दिया। 192 लोगों को इन्होंने वापस रिवोक कर दिया। तो किस आधार पे? अपराध की प्रकृति सेम है, आपने जांच करी, जिनका उल्लेख हुआ पत्र में उसके खिलाफ एफआईआर हुई और बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से उस पर ये लोग पहुंचे नहीं हैं। दूसरा जो मोटा मोटा मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये है एपीडा की एडवाइजरियाँ, जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए जो बिंदु आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बताए हैं कि ये 2017 से, इसकी डेट है 25/10/2017, आप जूम करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि आधार अनिवार्य है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एडवाइजरी इनकी जारी होती है, ये एक 13/4/18 की एडवाइजरी है, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी एडवाइजरियां हैं, ये सारे कागज हैं, ये एपीडा के कागज हैं, मेरे नहीं हैं, और सरकारी कागज हैं। इसमें 25/10/2017, 10/1/2018 कोई एडवाइजरियां जारी करते हैं कि आधार होना चाहिए, किसान का मोबाइल अपडेट होना चाहिए। जब आधार और किसान का मोबाइल अपडेट होगा तो उसके मोबाइल पे उस मैसेज जाएगा, जब मैसेज जाएगा तो उसको मालूम रहेगा कि मैं इससे किसी पार्टी का हिस्सा हूँ। लेकिन ये चीज़ आज तक जारी नहीं हो रही है। ये जो एडवाइजरियां जारी हुई है 13/4/2018 को वापस ले ली जाती है, फिर 28 मार्च 2024 को एडवाइजरी जारी होती है, जो 10 मई 2024 को डाइल्यूट कर दी जाती है कि आधार नेसेसरी नहीं है। उसके बाद में 19 दिसंबर 2024 को एपीडा फिर इस पर एडवाइजरी जारी करती है, फिर उसको वापस लेती है। 9 जनवरी को माननीय पीयूष गोयल जी पूसा के ऑडिटोरियम में, पूसा के ग्राउंड पर बड़े ही उसके तामझाम के साथ में ट्रेसनेट 2.0, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, ट्रेसनेट 2.0, जिसमें यह अनिवार्य है कि हर किसान का ओटीपी लिया जाए, हर किसान के मोबाइल पे खरीदी बिक्री सारी चीज़ों को उस तक मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए पारदर्शिता के लिए ट्रेसनेट 2.0 9 जनवरी को लॉन्च किया गया माननीय पीयूष गोयल जी द्वारा। लेकिन आज जुलाई खत्म होने वाला है, वह ट्रेसनेट 2.0 आज की तारीख में भी लागू नहीं हुआ है। उसके पीछे सीधा सा जैसे 2017 से जो एडवाइजरियां चली है, वही एडवाइजरियां आगे भी दम तोड़े, ये सीजन फिर निकले, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कैसे आ रही है? हमारे यहाँ है कि 20,000 से ज़्यादा हम बैंक के अलावा लेन देन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार बगैर बैंक के उस पर हो रहा है, बगैर बैंक के लेन देन के हो रहा है। और ये चीज़ें मैंने इस्टेब्लिश करी है। जो इसमें अपराध इस्टेब्लिश करे हैं, इसमें यह है कि 2 फर्मों पर जिनकी मैंने शिकायत करी, उन 2 फर्मों पर 750 करोड़ की जीएसटी चोरी, 750 करोड़ की जीएसटी चोरी, बहुत बड़ा फिगर है। जीएसटी इस पे लगता है केवल 5%, इनकम टैक्स की स्लैब जाएगी इसकी एबो 30%। आप केवल उसकी गणना कीजिए, कैलकुलेटर छोटा पड़ने लगता है जब हम इस स्कैम की गणना करते हैं और इसमें छुपे हुए छल प्रपंच की गणना करते हैं। 17/11/2022 को शिकायत करी, 23 फरवरी 2023 को जीएसटी की छापामार कार्रवाई हुई और संबंधित सीबी से, सर्टिफिकेशन बॉडी से, गवर्नमेंट से, तब इंदौर आयकर जीएसटी कमिश्नर ने 10,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट प्राप्त करे। उन 10,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट पे ये चोरी सामने आई है। ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें। तब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इसी की शिकायत ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश में करी। ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश में 11/4/2023 को, सारी चीज़ों के प्रमाण हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है, शिकायतों से लगा के हर चीज़। ये 11/4/2023 को
2 जांच अधिकारी बने, 300 से ज़्यादा नोटिस निकले, 10,000 करोड़ के कागज इनको भी मिले, लेकिन परिणाम उसका 0 है। एक शिकायत ईडी ऑफिस में पेंडिंग है, प्रवर्तन निदेशालय भोपाल जोनल शाखा भोपाल में पेंडिंग है। दूसरा होता है क्राइम ब्रांच का एपिसोड, जिस नरोत्तम मिश्रा का माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उल्लेख करा। क्राइम ब्रांच ने 28/6/2022 को एक फर्जी एफआईआर दर्ज की। फर्जी एफआईआर मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी दावे के साथ में अपने पत्रकार साथियों के बीच अपनी बात रख रहा हूं कि एक फर्जी एफआईआर दर्ज करी, अपराध क्रमांक 21/22, धारा 406, 409, 420, 468, 120B, 34 भादवी गैर जमानतीय धाराएं हैं। अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इस एफआईआर को दर्ज करने के पीछे केवल एक मकसद था, अवैध वसूली का। ये मेल का कागज है बाहर के राज्यों के लोगों का, जिन्होंने इस पे लिखा है कि 1 करोड़ दे के मैं बचा हूं, मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है। गुजरात का व्यापारी है बड़ा, 1 करोड़ रुपया दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जितने चाहेंगे आपको सब उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, पूरी वसूली होती है, सारी चीज़ें होती है, और जो माननीय मुख्यमंत्री थे तब वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों की उस थाना प्रभारी को यह कहते हुए निलंबित करते हैं कि ऐसी गुंडागर्दी और ऐसी अवैध वसूली मेरे राज्य में नहीं चलेगी, क्योंकि उस चीज को हैंडल कोई और सज्जन कर रहे थे राज्य सरकार के। सॉरी टू इंटरप्ट जी, ये जो अधिकारी है धर्मेंद्र सिंह भदौरिया टीआई, ये उस समय जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे तब ये इसके ऊपर वारंट इशू था अदालत का। तो एक वारंट जिस अधिकारी के खिलाफ रहा हो, जो कि एब्सकॉन्डिंग, पुलिस बता रही कि एब्सकॉन्डिंग कर रहा है, वो नरोत्तम मिश्रा जी के कॉन्स्टिट्यूंसी गृहनगर में टीआई तैनात थे। वो कौन? वही टीआई जो कि एब्सकॉन्ड कर रहा है पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन गृह मंत्री जी के आदेश से वो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में टीआई था। और जब ज़्यादा उनके खिलाफ शिकायतें आने लगी तो उनका स्थानांतर क्राइम ब्रांच इंदौर में किया गया। और इंदौर में क्राइम ब्रांच में उन्होंने क्या किया, इनकी आप इनसे सुन लीजिए। तब की कहानी है। और ये इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट मार्केट में चला था जिसमें व्यापारियों के नाम है, इसके पीछे सूची लिखी हुई है, फिगर लिखे हुए हैं। ये वसूली का आरोप है। चूंकि जैसे हमारे लॉ में सिद्धांत है कि जारता का कोई प्रमाण नहीं होता इस प्रकार की चीज़ों के प्रमाण के लिए, लेकिन इस चीज़ों को प्रमाणित किया है ये क्राइम ब्रांच की खात्मा रिपोर्ट ने, जिस टीआई ने करा। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि मुख्यमंत्री ने भरी सभा में उसे निलंबित किया कि ऐसी दादागिरी और ऐसी अवैध वसूली नहीं चलेगी, क्योंकि जब बीजेपी के सांसद और इन लोगों ने भी उसके कारनामे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को बताए, तब उन्होंने एक कदम उठाया। अब उसके बाद में ये क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने, जो एसीपी क्राइम ब्रांच ने इसकी खात्मा रिपोर्ट पेश करी। इस खात्मा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह जो एफआईआर की गई यह केवल अवैध वसूली के लिए और गलत मंशा के साथ में दर्ज की गई, और हम इसमें बगैर अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को संज्ञान में लेके की गई, और हम इसके लिए खात्मा प्रकरण पेश करते हैं। ये अदालत में उन्होंने खात्मा प्रकरण पेश किया और ये सारा इसमें उल्लेख है। ये जो कहानी मैंने बताई ये हो गई इस अपराध की। अब ईओडब्ल्यू क्राइम ब्रांच में इसके आगे सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन रहस्य और प्रश्न बाकी है कि ये जो कथित 150 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी ये किसने करी थी, किसके इशारे पे हुई थी, और आगे इसका परिणाम क्या हुआ है।
मेल द्वारा करोड़ों की वसूली। गुजरात का व्यापारी कह रहा है कि आपके यहाँ का एक टीआई अधिकृत रूप से मेल करके संबंधित अधिकारी को कि मुझे 1 करोड़ रुपए मेरे द्वारा दिए गए, ये सामने आया है। कई अखबारों की कटिंग है जिसमें व्यापारी सामने आए हैं, बड़े ही फिल्मी स्टाइल में व्यापारियों को उठा के उनसे 2-2, 5-5 करोड़ की रिकवरी की गई है। और इसी को लेके माननीय न्यायालय में और क्राइम ब्रांच इंदौर में कुछ व्यापारियों ने अपना पक्ष रख के शिकायत दर्ज कराई है, जो ज्यादती उनके साथ हुई है, विद प्रमाण, सीसीटीवी रिकॉर्ड, सारी चीजों के साथ में। डीआरआई द्वारा, इसी विषय में डीआरआई द्वारा 19 अगस्त 2024 को काटन के साथ साथ आप लोगों का ध्यान में इसलिए आकर्षित करवाना चाह रहा हूं इन सारे तथ्यों पे, ये सारे फैक्ट हैं, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझें कि ये केवल किसानों के साथ छल नहीं है, ये मानवता के साथ भी छल है। ऑर्गेनिक हम क्यों खाते हैं? आज हमारी पूरी पीढ़ी ऑर्गेनिक की ओर अग्रसर हो रही है, हमारा पूरा सिस्टम ऑर्गेनिक की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ों को खा के हम बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप सभी भाई लोगों के ध्यान में है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि 19 अगस्त 2024 को डीआरआई द्वारा मुंद्रा और कांडला पोर्ट पर 400 कंटेनर राइस जब्त किया गया। 400 कंटेनर जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बताकर बेचा जा रहा था। अगर इस ऑर्गेनिक कपास जिसका ओरिजिन बताया गया वो हमारे निमाड़ से बताया गया, निमाड़ में कभी चावल होता ही नहीं है। वो महाराष्ट्र के उन एरियो से बताया गया जहां पे कभी चावल होता ही नहीं है। वो राजस्थान के एरियो से बताया गया जहां चावल होता ही नहीं है। ये सारे फैक्ट हैं, ये सारी चीजें ऑनलाइन है, ट्रेसनेट की साइट पे, एपीडा की साइट पे, उस पे अगली चीज लाएंगे। अभी हमारा जो फोकस है कॉटन पे है, क्योंकि कॉटन में ये सारे अपराध, जीएसटी की चोरी एक स्टेब्लिश हो गई। इन्होंने पत्र लिखा, भीलकुंडा में एक एफआईआर हो गई जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इन्होंने 250 आईसीएस पे कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद में उनको वापस बहाल कर दिया। अब इसमें बड़ी हास्यास्पद चीजें ये है कि 2006 में जो किसान मर चुके हैं वो भी आज व्यापार कर रहे हैं, वो भी आज इस ऑर्गेनिक स्कीम का हिस्सा है। बड़ी जिम्मेदारी और बड़े दावे के साथ आप लोगों के समक्ष बात रख रहा हूं। और इन सारी चीजों का मूल कारण जो है, इन सारी चीजों का मूल कारण है एपीडा की ये एडवाइजरियां कि वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक को संचालित करता है, एपीडा किसी भी प्रकार से इस सिस्टम को सुधारना नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं सुधारना चाहता, अब किसकी सह है उनको, किसके संरक्षण में ये सब चल रहा है? क्योंकि यह करोड़ों रुपए का मामला है, सैकड़ों करोड़ का मामला है। अगर यह सीजन निकलता है तो इस व्यापार में सम्मिलित हर व्यापारी को 150 से 200 करोड़ का लाभ होगा, सिंगल व्यापारी को। फिर बोल रहा हूं कि मैं ये सब जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। 150 से 200 करोड़ का लाभ होगा। इसलिए ये एडवाइजरियां कि आधार कार्ड जरूरी है, ओटीपी जरूरी है, ये खुद की एडवाइजरियां, ये शासन के लेटर हैं। 9 जनवरी 2025 को पीयूष गोयल का इनॉग्रेशन है, लॉन्चिंग है, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए कि किसी भी प्रकार से ये सिस्टम चलता रहे। अगर ये ट्रेसनेट 2.0 लागू हो जाता है तो ये सारे अपराध, जिस प्रकार की ये अवैध वसूलियां हुई, जिस प्रकार की जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी है, ये 2 व्यापारियों पे, आप सोचिए पूरे भारत में कितनी जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी है, ये सारी चीजें स्वयं खत्म हो जाएगी। यही हमारी मुख्य मांग है। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इस बच्चे ने मेहनत करी है और सेंगर ने भी की है, सब लोगों ने मिलकर। बात वही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब यही है, वो अब हो गया है खूब खाओ, खूब खिलाओ, और पकड़े जाओगे तो हम है ना। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए। बताया ना आपको, इन्होंने बताया कि रीजनल ऑफिस जो है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, उसके पास ये केस है।
और यही हमारी मांग है कि इतना बड़ा ये स्कैम है, इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में यदि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम सीबीआई नहीं बनाएगी, तो जहां सीबीआई के अफसर 10-10, 5-5 लाख रुपए में अपना कई शिकायतें, सीबीआई ने पकड़ा है उन लोगों को, मैंने नहीं पकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां लाखों करोड़ का घपला हो, तो वहां ये, और जो कि यहाँ से लोग भाग के दूसरे लोगों के उन्होंने नागरिकता ले ली हो, तो इसको, ये तो इंटरनेशनल स्कैम है, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल। इसलिए इसकी जांच की हमारी जो मांग है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी छवि को, या तो ये है कि आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास है, या आपकी सहमति से ही सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद। सर, क्वेश्चन ये, गो अहेड। एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ? आप तो क्लेम कर रहे हैं कि सर्टिफिकेशन फ्रॉड है, इसमें इंटरनेशनल लेवल का है, बट पब्लिक एक्सचेकर को इसमें कितना नुकसान हुआ है? क्या उसका कोई एस्टिमेशन है? आपको बताया ना इन्होंने, केवल 2 कंपनीज पे छापा डाला। किसने? जीएसटी, जो हमारा डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें 750 करोड़ का उसमें इवेजन जीएसटी का दिखाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि केवल 2 कंपनी, जहां कम से कम 100 से ज़्यादा कंपनियां होंगी और 10 साल से लगातार चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये नेशनल एक्सचेकर को ही नहीं, स्टेट के एक्सचेकर को भी इसमें हानि हुई होगी। सर, इस इशू से अलग एक इशू नहीं, अभी इसको इशू ही चलो, अभी दूसरा इशू छोड़ो अभी। सर, जो सामान्य भाषा में हम समझ पा रहे हैं कि एक तो कि केंद्र का जो पैसा गया राज्यों को इस पूरे स्कीम के तहत, कपास वाले स्कीम के तहत, वो पैसा 98% किसानों को नहीं मिला। पहला घोटाला यहाँ हुआ, उसकी लूट हुई, जो रैकेट था। दूसरा ये हुआ कि जब किसानों से कपास लेके, जो कि इनऑर्गेनिक था, उसको ऑर्गेनिक बताकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर वहाँ बेचा गया, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ बेचा गया। ये दूसरा इसमें आप जो घोटाला करे कपास का ऑर्गेनिक के नाम। और तीसरी जो बात आपने रखी इन्होंने, कि जो लोग इसमें फंसे थे उस पे स्टेट के अधिकारी जो है वसूली किए, जो लोग इसमें फंसे पाए गए थे उनसे पैसे वसूले गए, जिनमें गुजरात के लोग थे। ये 3 चीजें हैं जो हम समझ पा रहे हैं। सही है? सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। और सर, एक आपने कहा था दिग्विजय सर कि क्यों पीयूष गोयल इस मसले को पे रोक नहीं लगा रहे, उसकी वजह क्या है, आप अगर बता दें। ये भी छानबीन का विषय है आप लोगों के लिए। जब 9 जनवरी को वो लॉन्च कर चुके हैं, तो जुलाई तक वो सिस्टम अमली जामा क्यों नहीं पहन पा रहा है? 2017 से अगर सिस्टम लगा हुआ है तो अभी तक साकार क्यों नहीं हो पा रहा है? ये स्थिति है। इसमें जो है किसानों की जानकारी में नहीं है, ये सबसे बड़ा घोटाला है कि बगैर किसानों की जानकारी के व्यापार हो रहा है। सर, एक इसी से जुड़ा एक सवाल है, बस केवल एक छोटा सवाल, कि क्या आप लोगों को कोई जानकारी मिली है कि ये जो पूरा मामला ये मध्य प्रदेश तक सीमित है? क्योंकि कॉटन तो और भी ये तो पूरे देश में ऑर्गेनिक के नाम से इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर ही इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कीमतों पर 200-300% की कीमतों पर ये बेचा जा रहा है। ये पूरा जो स्कैम है इंटरनेशनल है। हमने तो केवल कपास की बात की है, अब इसमें सोयाबीन भी है, राइस भी है, और जो भी एक्सपोर्टेबल आइटम हमारे हैं वो सब इसमें शामिल हैं। मूलतः ये तीनों बड़ी सर, कमोडिटी है। अगला सर, क्वेश्चन इससे अलग सवाल है। सर, इसी मुद्दे से मेरा एक सवाल है। नहीं, देखिए, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे पर है उसी का मैं जवाब दूंगा। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, या हाँ। कहें सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा घोटाला है तो अभी तो नहीं हुआ होगा, बहुत समय लंबे समय से प्लानिंग चली होगी और फिर उस पर हुआ होगा। तो क्या कभी विधानसभा में या अपोजिशन के तौर पर इससे पहले भी आप लोगों ने? बात यह है, जी सर। ये सर्वविदित है। मैंने जब 2024 में ही ये बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में ले आया था, प्रेस में छप गई थी, तो वहाँ पर भी इसके प्रश्न पूछे गए थे। उसके डिटेल मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अब कल से परसों से विधानसभा चालू हो रही है,
तो स्वाभाविक है कि जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका संज्ञान में हमारे विपक्ष लेगा। सर एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए या जवाब चाहिए कि जो कपास के नाम पे जो पैसे गए किसानों के लिए, उसका कोई बजट यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जारी किया, अगर उसका कोई लेखा जोखा हो, या कितना पैसा उनके नाम पे उठाया गया? वो तो देखिए ऐसा है, ये तो आप कृषि विभाग और कॉमर्स विभाग इन दोनों के अगर बजट देख लेंगे, स्कीम्स देख लेंगे, तो उसमें शामिल है जो NPOP जो है उसके अंदर ये 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हर ऑर्गेनिक फार्मिंग के व्यक्ति को दिए जा रहे हैं पहले 3 साल के लिए। वो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।